इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में भाषण दे रहे थे। उस बीच उसके कुछ ही देर बाद इजराइल की तरफ से बेरूत में अब तक का सबसे बड़ा हमला होता है। अब दिलचस्प बात यह है कि आने वाले दिनों में अब क्या इजराइल ईरान के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है या फिर उसके और आने वाले दिनों के दौरान क्या प्लान है, वो फिलहाल कोई जानता तो नहीं है, लेकिन उसका अंदेशा और उसका संदेश बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका में जाकर संयुक्त राष्ट्र के सामने पहले ही दे रखा है। इधर 9 दिन से इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग जारी है। उधर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। Israel has no choice and Israel has every right to remove this threat and return our citizens to their homes safely. And that's exactly what we're doing. इतना ही नहीं, यूएनजीए के मंच से नेतन्याहू ने ईरान को भी खुलेआम धमकी दी, जिसके विरोध में कई देशों के प्रतिनिधियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। नेतन्याहू बोले, ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इजराइल नहीं पहुंच सकता। उन्होंने हिजबुल्लाह को समर्थन देने वाले ईरान को लेकर कहा कि इजराइल तब तक नहीं थमेगा जब तक उनके देश के बंधक सुरक्षित घर नहीं लौट आते। इजरायली प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि हम गाजा में हमास से तब तक लड़ेंगे जब तक हमें पूरी तरह जीत नहीं मिल जाती। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 मानचित्र दुनिया को दिखाए। एक द कर्स यानी अभिशाप दुनिया के लिए, दूसरा द ब्लेसिंग यानी वरदान पूरी दुनिया के लिए। और इसे समझना बेहद आवश्यक है। किसे बेंजामिन नेतन्याहू द कर्स बता रहे हैं या अभिशाप? ईरान, इराक और सीरिया काले में दिखाया है, यानी ये वो देश है उनके मुताबिक जो आतंक फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, इस पूरे क्षेत्र में, और दुनिया के विकास को रोक रहे हैं। लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर है वो ये है जो वरदान है पूरी दुनिया के लिए, और ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी में ये वरदान आया था, आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इसका जिक्र बेंजामिन नेतन्याहू ने किया कि किस तरह से, अगर आप इस मानचित्र को देखें तो यहां भारत, यूएई, सऊदी अरेबिया, सूडान, इजिप्ट, इजराइल और यहां से यूरोप और अमेरिका के लिए एक पूरा मार्ग निकल कर जा रहा है। उसके लिए वो कह रहे हैं रेल लाइन बिछाई जा रही है, ईंधन की आवाजाही के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है, फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाया जा रहा है, और 2 बिलियन से ज्यादा लोगों को इसका लाभ होगा। लेकिन नुकसान इस कर्ज या अभिशाप की वजह से, आतंक का वो अभिशाप जो इस पूरे क्षेत्र को डस रहा है। तो साफ तौर पर प्रयास कहने का यही कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत जरूरी है, उससे पूरी दुनिया का लाभ होगा, आतंक से पूरी दुनिया का नुकसान। नेतन्याहू बोले कि इजराइल भी शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर उनके देश पर हमला होगा तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि भले ही हिजबुल्लाह की पकड़ सभी महाद्वीपों में है, लेकिन वो हिजबुल्लाह और उसके चीफ हसन नसरुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। Israel's soldiers have fought back. वैश्विक मंच पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इस साल जंग की वजह से उनका संयुक्त राष्ट्र महासभा में आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वो लेबनान, ईरान और हिजबुल्लाह को बेनकाब करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बेरूत से अशरफ वानी के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। यूं तो पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दक्षिणी लेबनान में हर रोज गोलीबारी और रॉकेटों का आदान प्रदान हुआ, लेकिन पिछले 10 दिन से इजराइल ने अपने हमलों में काफी तेजी लाई है। अगर मात्र पिछले 1 हफ्ते की बात की जाए तो इजराइल ने हिजबुल्लाह के 3 प्रमुख कमांडरों के साथ साथ कई हिजबुल्लाह के ठिकानों को न सिर्फ दक्षिणी लेबनान बल्कि पूरे लेबनान में निशाना बनाया। यहाँ तक कि इजराइल के आईडीएफ का दावा है कि 2000 से भी ज्यादा हमले इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान पर किए, और उनमें जो है न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू और लीडरशिप मारी गई, बल्कि साथ ही साथ हिजबुल्लाह के सभी हथियार जो हैं उनको नष्ट किया गया। इजराइल ने लगातार एयर स्ट्राइक से साफ कर दिया है कि अब हिजबुल्लाह की खैर नहीं।
इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुनकर बम बरसा रही है, जिससे उसके कमांडर मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। कल इजरायल के एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का एक बड़ा कमांडर मारा गया था। हिजबुल्लाह के ड्रोन चीफ रहे मोहम्मद हुसैन सरूर का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ये सीनियर कमांडर कुछ दिन पहले ही यमन से लौटा था। हसन सरूर के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह आतंकियों ने इजरायल पर कई मिसाइल दागकर पलटवार किया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि हुसैन सरूर कैसे यमन में कुछ सप्ताह पहले ही आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा था। वहीं इजरायल ने लेबनान में जंग रोकने से इनकार कर दिया है। न्यूयॉर्क पहुंचे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। इससे पहले व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया था कि नेतन्याहू सीज फायर के लिए मान गए हैं। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जीन पियरे ने कहा कि इजरायली पक्ष की सहमति के बाद ही 21 दिन के सीज फायर प्रस्ताव का ऐलान किया गया था। इसके बाद अमेरिका और फ्रांस ने यूएन में इसे लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया, लेकिन कुछ ही घंटे बाद इजरायल ने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। आज तक देश का पहला चैनल है जो जब ये लेबनान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ था तब भी सबसे पहले यहाँ पहुंचा था, और अब भी जबकि ये अब युद्ध में बदल गया है, ये तनाव जो कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में था। आपने कुछ देर पहले जो बात की मोहम्मद हुसैन सरूर की, जिसको मारा गया कल गुरुवार को बैरूत शहर में, मैं सुबह करीब आधे घंटे उस पूरे इलाके में था जहां पर ये स्ट्राइक की गई। वहां पर भी मैंने उस घर को देखा। 6 मंजिला इमारत है, रिहायशी घर है, जिसमें कई सारे अपार्टमेंट हैं, और उनमें से एक अपार्टमेंट जो है वो मोहम्मद हुसैन सरूरी का भी था। ये सबसे बड़ा झटका जो है हिजबुल्लाह के लिए अब तक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा कि उनके देश का वजूद खतरे में है और तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकेगी। इजरायल ने हिजबुल्लाह के समूल नाश के लिए जमीनी जंग की तैयारी पूरी कर ली है। इजरायल के मार्कावा टैंक लेबनान बॉर्डर पर गरज रहे हैं। उन्हें जैसे ही इजरायली आर्मी अफसर कूच करने का इशारा करेंगे, वो लेबनान को धुआं धुआं करने लगेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके भी झुकने को तैयार नहीं है। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब हिजबुल्लाह आतंकी इजरायली शहर हाइफा पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमलों के जद में इजरायल के कई एयरपोर्ट भी आ रहे हैं। ऐसे में इजरायल को बेन गुरियोन एयरपोर्ट पर अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा है। जंग से बैकफुट पर आया लेबनान अब गिड़गिड़ाने लगा है। लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बुहबीब ने कहा है, दुनिया भर के देश दखल दें और तुरंत युद्ध विराम करवाएं। लेबनान को मिडल ईस्ट का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ साल में 4 मौसम हैं, बल्कि यहाँ पर आपको ऐसे भी पहाड़ मिलेंगे जहाँ पर बाज़ाब्ता स्नोफॉल भी होता है। यहाँ का मौसम दुनिया भर के पर्यटकों को इस देश की ओर खींचता है। ये काफी विकसित देश रहा है 70 के दशक से पहले, और कहीं न कहीं यूरोप की तरह लेबनान में भी आम जनजीवन और खुले जीवन के लिए लोग आया करते थे, और पर्यटकों की, खासतौर से मिडिल ईस्ट में पर्यटकों की पहली पसंद लेबनान थी। आखिर पिछले 3 दशक के दौरान यह देश कैसे बना आतंकवाद का गढ़, जानिए इस रिपोर्ट में। जिसे कभी मिडिल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, जो कभी मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था, वो इस्लामी कट्टरपंथ और आतंकवाद का गढ़ कैसे बन गया। लेबनान की राजधानी बेरूत इजरायली बम बारूद से तबाही झेल रही है। ये खूंखार आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह का गढ़ है। लेकिन अब से 19 साल पहले तक इसकी तस्वीर ऐसी नहीं थी। बेरूत कितना मॉडर्न, कितना आजाद ख्याल और कट्टरवाद से कितना दूर था, उसकी मिसाल है ये तस्वीर। ये जून 2005 की तस्वीर है, जिसमें बेरूत के मशहूर सेंट जॉर्जेस होटल के स्विमिंग पूल के पास एक महिला सन बाथ लेते हुए हुक्के का कश लगा रही है।
इसी नामी होटल के बाहर फरवरी 2005 में लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री रफीक अल हरीरी की हत्या हुई थी। रफीक हरीरी की हत्या के लिए हिजबुल्लाह को जिम्मेदार ठहराया गया था। उसके बाद लेबनान हिजबुल्लाह के नियंत्रण में आ गया तो तबाही और बर्बादी के कगार पर खड़ा है। लेकिन महज 2 से 3 दशक पहले तक लेबनान को मध्य पूर्व का पेरिस और स्विट्जरलैंड कहा जाता था। इसकी राजधानी बेरूत दुनिया के सबसे अमीर पर्यटकों का दिल खोलकर स्वागत करती थी। लेबनान में स्विम सूट, समुद्र तट, चहल पहल भरी सड़कें और आजादी से घूमने वाले लोग थे। लेबनान की राजधानी में पहला बीच क्लब 1930 के दशक में बेरूत के तट पर सेंट जॉर्ज के खुलने के साथ मिला था। सेंट जॉर्ज होटल बेरूत का सबसे मशहूर ठिकाना था, जहां पैसे वाले पर्यटक पहुंचते थे। देखते ही देखते यहां 5 सितारा होटल्स, नाइट क्लब और रेस्तरां खुल गए। फ्रांस का आर्किटेक्चर, पश्चिमी देशों का खाना और फैशन इसकी पहचान बन गया और दुनिया भर से लोग बेरूत का रुख करने लगे। हॉलीवुड के स्टार यहां आते और तेल के कुओं की दौलत के दम पर शेखों का भी यहां जमावड़ा हुआ करता था। 1943 में लेबनान को फ्रांस से आजादी मिली। उससे पहले तक यहां ईसाइयों की आबादी 51 से 55% थी। लेकिन 1975 में छिड़े गृह युद्ध के बाद हालात बदलने लगे। सीरिया ने हालात काबू करने के लिए फौज भेजी, लेकिन 2005 तक उसकी सेना लेबनान में डटी रही। इस दौरान ईसाई सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे, वहीं फलस्तीनी शरणार्थी लेबनान का रुख करने लगे। शिया मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी और एक समय बाद यहाँ ईसाई अल्पसंख्यक हो गए। 1980 के दशक में हिजबुल्लाह का उदय होने लगा, जो अगले 3 दशकों में इतना ताकतवर हो गया कि लेबनान में समानांतर सरकार चलाने लगा। आबादी में फेरबदल ने लेबनान का चेहरा बदल दिया। लोगों का पहनावा, उनका खान पान और उनकी सोच सब कुछ बदल गई। जहां नाइट क्लब थे, समुद्री किनारे पर 5 सितारा होटल में विदेशी सैलानियों का जमावड़ा था और जहां दुनिया भर के लोगों का आना जाना था, वो हिंसा, आतंकवाद और कट्टरवाद का गढ़ बन गया। ईरान ने अपने प्रभाव वाले आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के निजाम में आधुनिक और आजाद ख्याल लेबनान और बेरूत को संकीर्णता और धार्मिक उन्माद की आग में झोंक दिया है। आज तक ब्यूरो।